जो सबसे पहला जिसने अपना वक्तव्य रखा है संस्कृत में, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं अपना आंसर को तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो प्राचीन आचार्यों द्वारा जो मत रखा गया है वह है शब्दार्थ संबंध शक्ति है, यानी कि शब्दार्थ का जो संबंध होता है उसे शक्ति कहते हैं। चलिए अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द शक्ति को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि शब्द के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। क्या? शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को, व्यापार यानी कि किसी को बताना या फिर किसी काव्य को लिख दिया तो उसके अर्थ को बताएगा तो ढेर सारे लोग पढ़ेंगे तो वो एक तरह से व्यापार हो जाएगा। चलिए अब हम इसके भेद पढ़ते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3 भेद माने गए हैं, अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। अब इनके जो है 3 प्रकार के शब्द हैं। पहला है वाचक, लक्षक और व्यंजक, और इन तीनों शब्दों के 3 अर्थ हैं, यानी कि इनका जो मूल अर्थ है तो वाचक का है वाच्यार्थ, लक्षक का है लक्ष्यार्थ और व्यंजक का है व्यंग्यार्थ। इसे अगर हम देखें तो एक डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं कि हमारा जो मेन शब्द है वो क्या है? वाचक। वाचक जिसका अर्थ है वाच्यार्थ, और शब्द शक्ति में हम जिसे कहते हैं अभिधा। ठीक है, तो इसे हम अच्छे समझेंगे ज़रा सा। फिर दूसरा है लक्षक। लक्षक ये क्या है? मूल शब्द है और उसका अर्थ निकलता है लक्ष्यार्थ, और शब्द शक्ति में जो नाम उसे दिया गया है वह है लक्षणा। और व्यंजक जो कि मूल शब्द है और उसका अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ यानी कि व्यंग करना, और शब्द शक्ति में जो इसे नाम दिया गया है वह है व्यंजना। वाच्यार्थ को मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ भी कहते हैं। वाच्यार्थ यानी कि जो वाचक का अर्थ है वाच्यार्थ, इसे हम मूल्यार्थ या फिर अभिधेयार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो शब्द शक्ति का शब्द है वह है अभिधा, तो इसलिए वाच्यार्थ को हम अभिधेयार्थ भी कह सकते हैं। ओके, चलिए अब अगले नेक्स्ट पेज पे अब जरा अभिधा, लक्षणा, व्यंजना एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके जो भेद हैं, प्रकार है और हमारे साहित्य में आके उसे किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो पढ़ेंगे। अभिधा शब्द शक्ति, शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को उसका जो लोक प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ तत्क्षण ज्ञात होता है उसे अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। ठीक है, शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को उसका लोक प्रसिद्ध, यानी कि अभी के टाइम पे उसकी जो मीनिंग ज़्यादा फेमस होती है, यानी कि ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, जो प्रचलन में है, वो अगर तत्क्षण ज्ञात हो जाए, उसी समय ज्ञात हो जाए, उसे ही अभिधेयार्थ कहते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि आसमान में तारे बड़े ही खूबसूरती से नज़र आ रहे हैं, तो ये सीधा सीधा शब्द है, तो ये जो इंसान है वो समझ जाएगा कि आसमान है, उसमें ढेर सारे तारे हैं जो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर से दिख रहे हैं। तो उस समय तत्क्षण जो हमें साधारण तौर पे जो हमें अर्थ ज्ञात होता है उसे ही हम अभिधा कहते हैं, अभिधेयार्थ। इस अभिधेयार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कही जाती है। ठीक है, अर्थ का जो बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा के द्वारा ज्ञात अर्थ को कोशगत अर्थ होता है, जैसे हमें फल खाने चाहिए। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल रखते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम क्या रखेंगे? एक एग्जाम्पल रखा गया हमें फल खाने चाहिए, तो इसका सिंपल सा हमें अर्थ निकलता है कि हमें फल खाने चाहिए, क्योंकि फल खाना अच्छा होता है। तो यहाँ फल का सामान्य अर्थ क्या है? ग्रहण किया गया, अतः यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति है। फिर लक्षणा शब्द शक्ति, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने वाले पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अर्थ रूढ़ि अर्थ व प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। यानी कि मुख्य अर्थ जो उसका मेन मीनिंग है, अगर वो हमें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। मुख्यार्थ में बाधा यानी कि कठिनाई, अगर प्रॉब्लम होती है उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित, यानी कि मुख्यार्थ में अगर बाधा होती है तो उपस्थित होने वाला जो मुख्यार्थ है उससे संबंधित हमें किसी अन्य अर्थ का ज्ञान हो जाता है और रूढ़ि अर्थ प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है। तो मुख्यार्थ में बाधा होएगी,
लक्षणा का मीनिंग यही है कि जो शब्द है हम उसे थोड़ा फिराकर आगे में उसे रूढ़िवादी शब्दों से मेल जोल बनाकर उसे प्रस्तुत करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन थोड़ी सी आगे पीछे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन सही है। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अन्य अर्थ, रूढ़ि अर्थ व प्रयोजन के आधार पर जो ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मोहन गधा है। अब यहाँ पे लक्षणा होगा क्योंकि मोहन और गधा, क्योंकि मोहन जो है इंसान है और गधा जो है जानवर है। तो अगर हम यहाँ पे अभिधा देखते हैं तो यहाँ पे इसका कोई मुख्य अर्थ नहीं निकलता, यानी कि इसके मुख्य अर्थ में बाधा हो गई। तो यहाँ पे किसी रूढ़ि अर्थ प्रयोजन के आधार पर, प्रयोजन यानी कि किसी कार्य को संपन्न करने का प्रयोजन है, तो उसके आधार पर ऐसे शब्द में लक्षणा डाला जाता है। जैसे कि मोहन गधा है। अब मोहन क्या है? गधा है। गधा का अर्थ यहाँ पे हुआ मूर्ख, बेवकूफ़, ठीक है, यानी कि मोहन जो है बेवकूफ़ है। एक रूढ़िवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अब अगला व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा के विराम ले लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब अभिधा और लक्षणा विराम, यानी अभिधा होते एकदम सिंपल से शब्द जिसका मुख्य अर्थ क्या होता है, एकदम सीधा साधारण होता है, जो लोक प्रचलित होता है, और लक्षणा उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। लेकिन जब ये दोनों अपने कार्य से मुक्ति पा जाते हैं तो उसके बाद एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है, यानी कि उससे भी ज़्यादा अपर स्टैंडर्ड का एक जब व्यंजना की जाती है जिसमें बहुत अच्छा वाला तर्क वितर्क होता है और व्यंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है? उसका घर गंगा में है। उसका घर गंगा में है, तो यहाँ पे हमें 2-3 शब्द मिलते हैं। गंगा में है यानी कि गंगा नदी। तब ऐसा तो नहीं है कि गंगा नदी के अंदर किसी का घर है, नहीं, वो गंगा नदी के किनारे घाट पर रहता होगा। उसका घर बहुत शुद्ध होगा, यानी कि वहाँ पवित्रता होगी। और गंगा पे होना यानी कि बहुत ही बड़ा मेन एम होता है कि वह गंगा पर है, तो यानी कि जाहिर सी बात है उसके घर के आसपास ढेर सारे मंदिर भी होंगे, साधु महात्मा भी होंगे, और काफ़ी लोग आते भी होंगे गंगा पे स्नान करने, तो उसके घर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? व्यंग्यार्थ हो गया, क्योंकि हमें इसके नेगेटिव पॉजिटिव कई सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे हैं, ये ख़त्म। अब शब्द शक्ति का महत्व, कि आखिर शब्द शक्ति का हमारे साहित्य में क्या महत्व है। शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है, ठीक है। शब्द शक्ति के द्वारा ही हमें काव्य के अर्थ का बोध ज्ञात होता है। बिना अर्थ का उचित बोध किए, यानी कि कोई है उसके अर्थ का बिना बोध किए, यानी कि बिना उसे समझे काव्यार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये शब्द शक्ति का मेन एम है कि अगर हम काव्य को अंदर समझेंगे नहीं तो हमें शब्द शक्ति ज्ञात ही नहीं हो सकती है। फिर अगला है लक्षणा और व्यंजना से युक्त काव्य उच्च कोटि का माना जाता है। अभिधा यहाँ पे नहीं रखा गया, क्योंकि अभिधा जो होता है एकदम साधारण होता है। यहाँ पे लक्षणा और व्यंजना से युक्त काव्य, यानी कि उनसे जुड़ा हुआ काव्य जिसके अंदर व्यंजना और लक्षणा हो, उनसे जुड़ा हुआ काव्य उच्च कोटि का माना जाता है। अगला पॉइंट है, जब सामान्य भाषा में कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कह पाता तो लक्षणा एवं व्यंजना का सहारा ले लेता है। फिर अगला है, लक्षणा से भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के प्रयोग द्वारा क्या होता है कि भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता, अभिव्यक्ति यानी कि अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा अपरिमित है। अपरिमित यानी कि उसकी कोई भी सीमा जो है निर्धारित नहीं की गई है। उसकी लक्षक और व्यंजक की जो सीमा है असीमित है। फिर अगला है, व्यंजना का व्यापार बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। यहाँ पे देखो, अब ना तो अभिधा है ना ही लक्षणा है, यहाँ पे व्यंजना है कि व्यंजना का जो व्यापार है बहुत अधिक विस्तृत और व्यापक है। यानी कि व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसका प्रयोग, यानी कि व्यंग वाला जो कटाक्ष किया जाता है उसका जो क्षेत्र है, व्यापार मीन्स क्षेत्र है उसका, यानी कि जो लोग प्रयोग करते हैं उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत, बहुत ही बड़ा और बहुत दूर तक फैला हुआ है।
व्यंजना शब्द शक्ति के बल पर हम किसी भी शब्द से कोई भी काम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम भेद पढ़ते हैं। यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति के कोई भेद नहीं, यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति के भेद है, और फिर उसके बाद कौन सा भेद है, व्यंजना का शब्द शक्ति के भेद। तो चलिए अब हम समझते हैं भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद क्या है, कुछ आधार पे बांटे गए हैं। सबसे पहला है लक्ष्यार्थ के आधार पर, कि लक्ष्यार्थ कि आखिर उसका लक्ष्यार्थ निकलता क्या है। अब लक्ष्यार्थ के आधार पर हम इसे दो वर्गों में विभक्त करते हैं, एक है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लक्षणा के जो भेद है वो पढ़े, और लक्षणा के भेद में सबसे पहला आता है वो रूढ़ा लक्षणा तथा दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। चलिए अब रूढ़ा लक्षणा पढ़ते हैं। रूढ़ा लक्षणा आखिर क्या होता है, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने रूढ़ी के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, जहाँ पे रूढ़ी के जो शब्द हैं, यानी कि जो पुराने शब्द है, जैसे कि गधा हो गया, आम हो गया, गंगा हो गया, तो ये कैसा है, रूढ़िवादी शब्द है। और इन शब्दों के प्रयोग से जो अगर थोड़ा कटाक्ष वाला शब्द निकलता है तो क्या हो जाता है, रूढ़ा लक्षणा हो जाता है। चलिए अब अगला, जैसे कि पंजाब वीर है, यानी कि इसका अर्थ ये नहीं कि पंजाब जो बहुत ही ज़्यादा वीर है। पंजाब के जो निवासी यानी कि पंजाब में रहने वाले व्यक्तिगण बहुत ही ज़्यादा वीर है, साहस वाले हैं, वो किसी भी कार्य को करने से कतराते नहीं हैं। फिर अभी हमने रूढ़ा लक्षणा पढ़ा, जहाँ पे रूढ़िवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे रूढ़िवादी शब्द क्या है, वीर। ये जो रूढ़िवादी शब्द है, इसके द्वारा क्या होता है कि हमारा जो भी व्यंजना है या फिर लक्षणा है, उसमें जो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो अगर हम पढ़ते पंजाब वीर है, तो इसका जो मुख्य अर्थ है वो बाधा उत्पन्न कर रहा है कि आखिर इसका मतलब समझूँ तो समझूँ क्या है। लेकिन अगर हम इसे दूसरे वे से देखें तो हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि पंजाब में रहने वाले लोग जो है वो वीर हैं। तो यहाँ पे मुख्य अर्थ में बाधा आ गई, तो इसलिए यहाँ पे लक्षणा है। जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा नहीं आती वो अभिधा कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट है प्रयोजनवती लक्षणा। मुख्य अर्थ में बाधा होने पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब लक्ष्यार्थ का प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। तो प्रयोजनवती लक्षणा क्या है, जहाँ पे मुख्य अर्थ में बाधा हो और किसी विशेष प्रयोजन के लिए, यानी कि एक स्पेशल वर्क के लिए, वहाँ पे लक्ष्यार्थ यानी कि किसी अन्य शब्द का लक्ष्यार्थ का बोध कराने के लिए वहाँ पे किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। जैसे कि मोहन गधा है, मोहन का अगर हम सिंपल मीनिंग निकाले तो मोहन मूर्ख है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन की मूर्खता को व्यक्त करने के लिए प्रयोजन लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, प्रयोजन है कि आखिर मोहन को हमें गधा बताना है, तो अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे हमने गधे शब्द का प्रयोग किया है। तो अतः यहाँ पे क्या है, प्रयोजनवती लक्षणा। तो चलिए ये लक्षणा के शब्दार्थ के अंदर भेदों के अंदर आता है। फिर उसका जो हम दूसरा हिस्सा देखते हैं वो है मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ के संबंध के आधार पर, यानी कि जो मुख्य अर्थ हो और लक्ष्यार्थ। मुख्य अर्थ क्या होता है, जो हमें इस काव्य पढ़ने पे जो सिंपल हमें अर्थ ज्ञात होना है वो मुख्य अर्थ कहलाता है, और लक्ष्यार्थ जिसे लक्ष्य करके हम जो अर्थ निकालने वाले हैं। चलिए तो इसके अंदर भी दो हमें भेद देखने को मिलते हैं, एक है गौणी लक्षणा तथा शुद्ध लक्षणा। अब गौणी लक्षणा क्या होता है, जहाँ गुण सदृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है। जहाँ गुण सदृश्य यानी कि जो दिख रहा हो उसके आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ गौणी लक्षणा होता है। जैसे कि मोहन शेर है, अर्थात मोहन में और शेर में सादृश्य है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, तुलना की गई है, एक दोनों को आमने सामने रखकर उनमें तुलना की गई है लक्ष्यार्थ का बोध कराने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, गौणी लक्षणा मीन्स कि हम एक चीज़ को छुपा देते हैं और दूसरी चीज़ को निकाल देते हैं। मोहन शेर है, तो हम यहाँ पे शेर के बारे में नहीं कह रहे कि शेर जो है बहादुर है, हमने शेर का जो मुख्य अर्थ है उसे छुपा दिया है, गौण कर दिया है, और मोहन में उसे उभार दिया, मोहन में उसे दिखाने का प्रयास किया है। यानी कि मोहन क्या है, शेर के समान बलवान है, अच्छा ताकतवर है। चलिए अतः यहाँ पे क्या हुआ, हमारा
लक्षणा। फिर शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा क्या होता है? जहाँ गुण सादृश्य को छोड़कर अन्य किसी आधार यथा समीपता, सहचार्य, आधार आधेय संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया हो, वहाँ शुद्धा लक्षणा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, जो सादृश्य है यानी कि जो सामने दिख रहा है उसे छोड़कर, ठीक है, उसे छोड़कर किसी अन्य के आधार पर हमें अपना अर्थ जो है ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना मुख्य अर्थ ज्ञात करना है और मुख्य अर्थ ज्ञात करना हमारे हक में है। तो इसलिए हमें जैसे भी करना है तोड़ मरोड़ के उसका मुख्य अर्थ हमें निकालना है। तो यहाँ पे शुद्धा लक्षणा कैसे है, इसका एग्जाम्पल पहले देखिए। लाल पगड़ी आ रही है। अब लाल पगड़ी आ रही है तो यहाँ पे सादृश्य है, लाल है और प्लस पगड़ी है और क्या है, आ रही है, लाल पगड़ी आ रही है। तो यहाँ पे सादृश्य है लाल और पगड़ी। अब इन दोनों में सादृश्य दिखाया जा रहा है कि लाल और पगड़ी, पगड़ी हो गई जो सिर पे बांधते हैं और लाल यानी कि वो लाल रंग की है। तो यहाँ पे हमारा जो मुख्य अर्थ है वो गायब है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लाल पगड़ी कैसे आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, समीपता, सहचार्य, आधार आधेय संबंध, यानी कि लाल पगड़ी किसका सिंबल हो गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो इसकी डेफिनेशन में इससे रिलेटेड कुछ शब्द दिए गए हैं। समीपता यानी कि लाल पगड़ी किसके समीप होती है। सहचार्य यानी कि जो किसी के आचरण में या फिर उसके आसपास में हो। आधार अधेय संबंध यानी कि किसी के आधार से संबंधित कोई संबंध हो उसका, जैसे कि लाल पगड़ी है, उसका किससे हम ज़्यादातर संबंध देखते हैं के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। तो जो हमारी लाल पगड़ी है उसकी समीपता किसके साथ है अभी के टाइम पे, और आधेय संबंध यानी कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका आधार हमें कहीं पे अगर देखने को मिलता है तो हमें पुलिस में देखने को मिलता है, क्योंकि पुलिस वाले जो लोग होते हैं वो लाल पगड़ी पहनकर चलते हैं। उनकी जब भी हम परेड देखते हैं तो परेड में जो सैनिक लोग होते हैं, सेनानी लोग होते हैं, वो अपनी सिर पर लाल पगड़ी डाल के आते हैं। भले ही वो खाकी डाले लेकिन उसमें कुछ हद तक वो लाल रंग का कपड़ा भी ऐड करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या अर्थ मिलता है, लाल पगड़ी मीन्स सिपाही आ रहे हैं। दोनों में सहचार्य का संबंध है, अतः यहाँ शुद्धा लक्षणा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। संध्या वासना लक्षणा, इसमें केवल उपमान के कथन होता है। उपमान हमने उपमान में पढ़ा था, उपमेय यानी कि जिससे तुलना की जा रही है, और उपमान क्या होता है, उपमान हमेशा व्यक्ति से रिलेटेड होता है, यानी कि कोई जीवित व्यक्ति, ठीक है, वो जीवित व्यक्ति जानवर भी होता है। अगर जानवर व्यक्ति में तुलना की जा रही है तो व्यक्ति उपमान हो जाएगा और जो जानवर है वो उपमेय हो जाएगा, ठीक है। तो उपमान का कथन होता है संध्या वासना में क्या होता है, उपमान का कथन होता है और लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु यानी कि लक्ष्यार्थ यानी कि जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उसके लिए उपमेय की पूरी तरह छिप जाता है। जैसे जब शेर आता है तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए। तो यहाँ पे शेर क्या है, हमारा उपमान है, और गीदड़ वो उपमेय हो गए। यानी कि जब शेर आता है तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, हमें मानो कि जैसे कि युद्ध का या फिर किसी ऐसे क्षेत्र का जहाँ पे अपना कौशल दिखाने की बारी आई है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि जब शेर यानी कि जब वीर को योद्धा आता है तो कायर जो होते हैं वो डर कर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे उपमेय को पूरी तरह छिपा देने के कारण यहाँ साध्य वासना लक्षणा है। अब उपमेय कैसे छिप गया कि कायर जो लोग हैं वो छिपकर भाग जाते हैं। मीन्स कायर लोगों का यहाँ पे उतने महत्व नहीं रखा गया है, उसे कुछ हद तक छुपाने की कोशिश की गई है। भले ही तुलना की गई है लेकिन यहाँ पे हमारा उपमान का जो पलड़ा है ज़्यादा भारी है, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया है, अभी हमने लक्षणा कंप्लीट किया है और अब हम व्यंजना शब्द शक्ति की ओर बढ़ चले हैं। चलिए अब व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति के भी भेद हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है शाब्दी लक्षणा। शाब्दी लक्षणा क्या होता है, जहाँ शब्द विशेष के कारण यानी कि किसी विशेष शब्द के कारण व्यंग्यार्थ का बोध हो, यानी कि किसी व्यंग का कटाक्ष का हमें बोध हो, वहाँ शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है।
यानी कि हमें देखने को तो मिलता है कि वहाँ पे कटाक्ष किया जा रहा है, और अगर हमने वहाँ से वो शब्द को हटा दिया जिससे उस पूरे सेंटेंस का महत्व बना हुआ है, उस शब्द को हटा दिया, तो वहीं पर शाब्दिक व्यंजना होती है। ठीक है, यानी कि शब्द का महत्व होता है वहाँ पे कि उस शब्द से ही पूरे वाक्य में व्यंजना हो रही है। अगर उस व्यंजना वाले शब्द को ही हटा दिया जाए तो पूरे सेंटेंस में से जो हमारा व्यंजना है, यानी कि जो हमारा व्यंग है, वो समाप्त हो जाएगा। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, मेरे को ऐसा ना आया आपको समझ में। जहाँ शब्द विशेष के कारण, जहाँ किसी विशेष शब्द के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। क्या है? जब वह शब्द हटा दिया जाता है तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, तो वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, चीर जीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पे व्यंजना की गई है, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे राधा और कृष्ण से संबंधित है। जो राधा है वो यहाँ पे वृषभानुजा, यानी कि एक गाय है जो वृषभान यानी कि वृषभ प्लस अनुजा, यानी कि वृषभ की बहन है गाय, और हलधर के वीर यानी कि श्री कृष्ण जी। तो यहाँ पे उन दोनों के प्रेम संबंध को बताया गया है कि वे दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्नेह करते हैं, और जोरी जुड़े यानी कि एक जीती जागती जोड़ी है, जोड़ी जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इस सेंटेंस में से इन दो शब्दों को ही निकाल दें या फिर इसके स्थान पे किसी दूसरे शब्द को रख दें, तो हमारा जो सेंटेंस का जो अर्थ है वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। जैसे कि वृषभानुजा और हलधर के वीर, इन दोनों शब्दों के से ही व्यंजना सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। इनके दो दो अर्थ भी निकलते हैं, राधा प्लस गाय, और वहीं जो हलधर के वीर है उसका अर्थ हमें श्री कृष्ण और बैल भी दिखता है। यदि वृषभानुजा और हलधर के वीर शब्द हटाकर इनके स्थान पर किसी अन्य पर्यायवाची शब्द को रख दिया जाए तो व्यंजना क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। अब इनसे रिलेटेड कोई सी अगर पर्यायवाची इनके शब्द को रख दिया जाता तो यहाँ का जो हमें व्यंजना है वो समाप्त हो जाता। इसलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे जो शाब्दिक व्यंजना है इसके भी दो भेद हैं। ठीक है, इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, हमने व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ा है। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद है। पहला है शाब्दिक व्यंजना, और उस शाब्दिक व्यंजना के 2 भेद हैं। एक है अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना। ठीक है, और जो हमारा अगला होगा हम देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सबको सॉरी कहना चाहती हूँ, हमारे बीच का एक पेज मिस हो गया था जो कि हमने नहीं पढ़ा। ये भी लक्षणा का ही है। लक्षणा जो हमारा 3rd पार्ट था, मुख्यार्थ है या नहीं के आधार पर लक्षणा के भेद, हमें इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ना था जो कि हमारा मिस हो गया था। अब इसमें क्या है कि लक्ष्यार्थ के कारण मुख्य अर्थ पूरी तरह से समाप्त हो गया है या बना हुआ है। इस आधार पर लक्षणा के 2 भेद किए गए हैं। पहला है उपादान लक्षणा और दूसरा है लक्षण लक्षणा। तो जो सबसे पहला उपादान लक्षणा है उसका अर्थ यहाँ मुख्य अर्थ बना रहता है तथा लक्ष्यार्थ का बोध मुख्य अर्थ के साथ ही होता है। यानी कि मुख्य अर्थ है लेकिन हमें समझने में थोड़ी सी बाधा आती है, लेकिन जब हम उसे अच्छे से समझते हैं तो मुख्य अर्थ जो होता है ईजी वे में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है जहाँ मुख्यार्थ बना हुआ है तथा लक्ष्यार्थ का बोध जो है मुख्यार्थ के साथ ही होता है। जो उसका लक्ष्यार्थ है यानी कि जो उसका लक्ष्य है और जो उसका मुख्य अर्थ है वो दोनों हमें साथ में ही ज्ञात होता है। जैसे कि लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी आ रही है मीन्स कि लाल पगड़ी का जो संबंध है वो हमें पुलिस वालों के साथ देखने को मिलता है, और आज के समय में यही लोग प्रचलन में है, लाल पगड़ी मीन्स पुलिस वाले। तो मीन्स हम यहाँ पे लक्ष्यार्थ और मुख्य अर्थ हमें दोनों साथ में प्राप्त हो रहा है कि पुलिस जो है आ रही है। फिर हमने उपादान लक्षणा पढ़ लिया। अब हमारा है लक्षण लक्षणा में है इसमें मुख्य अर्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है, यानी कि जो मुख्य अर्थ है
जो हमें ज्ञात करना है वही हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तभी लक्ष्यार्थ का हमें बोध होता है। देन हमें क्या होता है, लक्ष्यार्थ, यानी कि जो हमारे काव्य का जो लक्ष्य है, जो हमारी लाइन का जो लक्ष्य है वो हमें ज्ञात होता है। जैसे कि मोहन गधा है, इसका मुख्य अर्थ जो है यहाँ से पूरा का पूरा समाप्त हो गया, लेकिन इसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है कि मोहन बेवकूफ़ है। ठीक है, चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं। अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है स्वरूपा एवं साध्य वासना लक्षणा। स्वरूपा तथा साध्य वासना लक्षणा, इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है स्वरूपा और दूसरा है साध्य वसान लक्षणा। स्वरूपा लक्षणा जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद आरोप करते हुए लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो, वहाँ स्वरूपा लक्षणा होता है। इसमें उपमेय भी होता है और उपमान भी होता है। मीन्स कि स्वरूपा लक्षणा क्या है, जिसमें उपमेय और उपमान में अभेद आरोप, अभेद यानी कि दोनों एक जैसे हो और लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो, तो वहाँ पे स्वरूपा लक्षणा होता है। जैसे कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, यानी कि उदयगिरी मंच पर यानी कि राम रूपी प्रातःकालीन सूर्य का उदय दिखाकर, यानी कि जैसे कि राम जी जो थे एक सूर्य की तरह थे, जो अपने गुणों से हमेशा प्रकाश फैलाते रहते थे। तो वही है कि प्रभातकालीन जो सुबह का समय है, वो प्रभात काल, वो सूर्य का उदय दिखाकर, यानी कि सूरज उग रहा है, तो यहाँ पे उपमेय और उपमान है। उपमेय क्या है, सूर्य है, और उपमान राम है, कि राम के ऊपर हमने सूर्य का आरोप लगा दिया है, तो यहाँ पे अभेद आरोप किया गया है, अतः यहाँ पे स्वरूपा लक्षण है। मीन्स कि श्री राम जी को देखकर उनके ऊपर सूर्य का आरोप लगाया गया है, कि जिस प्रकार राम जी ऐसे दिखते हैं कि मानो सूर्य जो है वो उदय हो रहा है और अपने प्रकाश से हर जगह अपना प्रकाश फैला रहा है। तो यहाँ पे उपमान पे उपमेय का आरोप है, तो यहाँ पे अभेद है, यानी कि दोनों में समानता दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्वरूपा लक्षणा। फिर इसके बाद हमारा आता है वसान, जो कि अभी अभी हमने कंप्लीट किया था, एक बार फिर से समझ लीजिए। साध्य वसान लक्षणा, इसमें केवल उपमेय उपमान का कथन होता है, उपमान का यानी कि जो व्यक्ति है उसके द्वारा कहा गया कथन होता है, और लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु उपमेय पूरी तरह से छिप जाता है। उपमेय यानी कि जिसका हम आरोप कर रहे हैं वो पूरी तरह छिप जाता है। जैसे जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, तो हमें इसके ऊपर आरोपित करना था कि ये इससे जैसा मेल खाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब शेर आया तो युद्ध से गीदड़ भाग गए। शेर मीन्स कि कोई वीर योद्धा जब रण क्षेत्र या फिर अपने किसी कौशल क्षेत्र में अपना कौशल प्रस्तुत करने आता है, तो गीदड़ यानी कि जो कायर लोग होते हैं, भयभीत लोग होते हैं, वो डर कर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे उपमेय जो है यहाँ पे उतना प्रभावशाली नहीं है, यहाँ पे उपमान का अधिक प्रभाव है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं साध्य वसान लक्षणा। ठीक है, तो हमारा लक्षणा कंप्लीट हो गया। अब हम व्यंजना करेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। इसमें से जो सबसे पहला है वह है शाब्दिक व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना यानी कि एक ऐसा व्यंजना जो व्यंजना का वाक्य तो है, लेकिन उसमें व्यंजना के उस वाक्य से ही पूरे वाक्य का महत्व है। अगर उस वाक्य को यानी कि उस शब्द को ही अगर हम हटा दें तो उस पूरे वाक्य का जो अर्थ है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो समाप्त हो जाएगा। जैसे कि इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, यानी कि जो व्यंग्य का अर्थ जो है अगर वो समाप्त हो जाता है उस शब्द को हटाने पे, तो वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। जैसे कि चीर जीवो जोरी जोरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वृषभानु जा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा के मध्य के प्रेम संबंध को दर्शाया गया है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अटूट प्रेम करते हैं, एक ऐसी जोड़ी की तरह जैसे कि मानो कोई गाय हो और हलदर के वीर यानी कि गाय चलाने वाला यानी कि श्री कृष्ण हो। ठीक है, ऐसे हैंगे। तो इसका ये जो मुख्यार्थ जो इसका
मूल शब्द है वो क्या है, वृषभानुजा तथा हलधर के वीर, यही दोनों मुख्य अर्थ है। अगर इन्हीं दोनों शब्दों को हटा दिया जाए तो यहाँ पे इस पूरे वाक्य का जो अर्थ है वो नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे शब्दों में पावर है, इसलिए यहाँ पे शाब्दिक व्यंजना है। तो चलिए अब शाब्दिक व्यंजना को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, अभिधा मूल शब्दना अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना तथा लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना। अब हम अभिधा शाब्दिक व्यंजना पढ़ेंगे। अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना, जहाँ पर एक ही शब्द के नाना अर्थ होते हैं, यानी कि कई अर्थ होते, वहाँ किस अर्थ को विशेष को ग्रहण किया जाए, इसका निर्णय अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना करती है। यानी कि एक शब्द डाला गया है और उसका हमें क्या अर्थ लेके अपना मुख्य अर्थ प्राप्त करना है, हमें यहाँ पे वो करना है। ठीक है, तो एक सेंटेंस है यहाँ पर, जैसे कि सोहत नाग न मत बिना तान बिना नहीं राग। तो यहाँ पे क्या है, हमें मुख्य अर्थ प्राप्त हो रहा है कि जो नाग है वो मद के बिना नहीं रह सकता और जो तान है वो राग के बिना नहीं रह सकती। ठीक है, लेकिन इसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे कि जो नाग है और राग है, इन दोनों के काफ़ी अर्थ निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ भी देखने को मिलती है कि यहाँ पे नाग को तान यानी कि गीत सुर सागर से जोड़ा गया है। तो ये दोनों क्या है, एकदम एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। अब हम इसका मुख्य वो अर्थ निकालेंगे, क्योंकि हर शब्द के पर्यायवाची होते हैं। तो जो नाग है इसका अर्थ यहाँ पे हम हाथी समझेंगे। हाथी, चूँकि हाथी को भी जब मद चढ़ता है, यानी कि जब नशा चढ़ता है, तो हाथी उसके बिना रह नहीं पाता। और राग यानी कि रागिनी, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। रागिनी जो होती है वो बिना तान के नहीं रह सकती। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे जो वाक्य है, हमारा जो वाक्य है उसका मूल अर्थ जो है कई सारे शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो हमें इसके जो मूल शब्द है उस मूल शब्द का वो पर्यायवाची शब्द ढूंढना है, जिससे हमारा वाक्य का अर्थ हमें प्राप्त हो जाए, जो हमें मूल अर्थ है वो हमें प्राप्त हो जाए। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप अगला पढ़ो, अगला एग्जाम्पल, चीर जीवो जोरी जोरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पे भी क्या है कि हमें इसका मूल अर्थ रखना है, कि अगर हमने वो अर्थ नहीं रखा, क्योंकि हमारे ये जो अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना है, इसमें यही है कि एक शब्द के कई अर्थ है और हमें वो डिसाइड करना है, हमें वो चुनना है कि आखिर यहाँ पे कौन सा अर्थ उचित रूप जो हमारे वाक्य का मूल अर्थ हमें ज्ञात करवाए। चिर जीव जोरी जीरो क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी को जो पर्यायवाची जो शब्द है, अगर हम उसे रखेंगे तभी हमें इस वाक्य का मूल अर्थ ज्ञात होएगा। चीर जीवो जोरी जोरी, यानी कि बहुत ही लंबे टाइम से वो क्या है, एक अटूट जोड़ी है जो बहुत ही गंभीर स्नेह से जुड़े हुए हैं। क्यों ना स्नेह गंभीर, तो उनके मध्य का जो स्नेह वो आखिर गंभीर क्यों ना होगा। को घटी में वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो ये जो है वृषभानुजा है और वे दूसरी कौन है, वे हलधर के वीर है। तो इन दोनों का जो प्रेम संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा अटूट है, यानी कि राधा जी का और श्री कृष्ण जी का प्रेम संबंध बेहद अटूट है। चलिए हमने क्या पढ़ा, अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना। अब हम पढ़ेंगे लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना, जहाँ किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ से उसके व्यंग्यार्थ पर पहुँच जाए और शब्द का पर्याय रख देने से व्यंजना का लोप हो जाए, तो वहाँ क्या है, लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना। तो यहाँ पे एक बार फिर से आप इसका समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ से उसके व्यंग्यार्थ पर पहुँचा जाए, यानी कि लाक्षणिक अर्थ, कोई शब्द है लाक्षणिक, यानी कि उसके एक से दो अर्थ निकलेंगे, उससे हम व्यंग्यार्थ पे पहुँचे, यानी कि जो मेन जो शब्द है उसका हमें अर्थ निकाल के उससे हमें व्यंग करना है, वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ शब्द का पर्याय रख देने से व्यंजना का लोप हो जाता है। और अगर हम उस सेंटेंस में उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दे, पर्यायवाची यानी कि उसी के जैसे मिलता जुलता कोई शब्द रख दे, तो वहाँ पे व्यंजना का लोप हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, लक्षणा मूला। चलिए समझते हैं, जैसे कि निरा बैल, निरा का अर्थ होता है मूर्ख। अब मूर्ख जो है ये लक्ष्यार्थ है और हमें इसको व्यंग्यार्थ में पहुंचाना है, तो यानी कि व्यंग्यार्थ होता है जो उसके हमें भावुकता की तरफ लेके जाए,
मीन्स कि मूर्ख जो है वो लक्ष्य यानी कि सीधा साधा एक वर्ड हो गया, शब्द हो गया, लेकिन मूर्खता वो किसी व्यक्ति विशेष की किसी गुण को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यंग जो है होता है वो हमेशा जीवित व्यक्तियों के ऊपर किया जाता है, उसके अंदर जीवता लाने के लिए हम व्यंग करते हैं। तो वही है निरा बैल, यानी कि बैल जो है वो मूर्ख है, यानी कि वो मूर्खता पूर्ण कार्य कर रहा है या फिर मूर्खता से भरा हुआ है। तो हमें यहाँ पे व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है लक्ष्यार्थ के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, कही न सको तब सुजनता अति कीन्हो उपकार, सखे करत यो रहु सुखी जीवहु बरस हजार। तो यानी कि इस सेंटेंस का इजी शब्द है, इजी वाक्य है, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी। कही न सको तब सुजनता, यानी कि उसके पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। अति कीन्हो उपकार, आपने मेरे पर बहुत उपकार किया है। सखे यानी कि सखे से कह रही है, सखी से नहीं सखे से, यानी कि अपने मित्र से कह रही है। करत यो रहु सुखी जीवहु बरस हजार, यानी कि तुम ऐसे ही सुखी रहना और 1000 बरस जीना। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्यार्थ के माध्यम से हमें व्यंग्यार्थ प्राप्त करना है। जैसे कि मैं तुम्हारी सज्जनता का वर्णन नहीं कर सकती, तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, इस प्रकार उपकार करते हुए तुम 1000 वर्ष तक सुखी रहो। ओके, चलिए अब अगला। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? शाब्दिक व्यंजना। अब हम आर्थी, पहला था शाब्दिक व्यंजना जिसके 2 भेद थे, अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना और दूसरा था लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजन। अब हम आर्थी व्यंजना, आर्थी यानी कि अर्थ से जुड़े हुए व्यंजन शब्द को पढ़ेंगे। जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित ना होकर, किसी विशेष शब्द के ऊपर आधारित ना होकर अर्थ पर आधारित होती है, तब वह आर्थी व्यंजना मानी जाती है। आर्थी व्यंजना यानी कि अर्थ वाली व्यंजना मानी है दूध और आँखों में है पानी। तो इसका जो शब्द है उस शब्द में कोई हमें एम नहीं दिखाई दे रहा है। आँचल में दूध, आँचल में भला दूध भला कैसे आएगा, सारा दूध तो नीचे ही बह जाएगा, क्योंकि वो जो होता है कपड़े का होता है। और आँखों में है पानी, एक तो समझ में आए लेकिन दूसरा समझ में, लेकिन हमें इसके अर्थ के अंदर अगर हम घुसेंगे तो हमें अपना जो मूल अर्थ है, मुख्य अर्थ, वो हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आँचल में है दूध और आँखों में पानी, ये किसकी लाइन थी? जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला। फिर अगला है सागर कुल मीन तड़पत है, हुलसी होत जलपीन। यानी कि ये जो शब्द है इस वाक्य का मतलब है कि सागर कुल मीन तड़पत है, यानी कि सागर जो है समीप है, लेकिन मीन यानी कि मछली जो है वो तड़प रही है। हुलसी होत जलपीन, यानी कि वो पानी समीप होते, अगर जैसे कि अगर उसे पानी में डाल दिया जाए तो पानी में जाते के साथ बहुत ज़्यादा आनंदमय हो जाती है। तो इस सेंटेंस का हमें अर्थ तो हमें मिलता है, लेकिन इसका उतना महत्व हमें नहीं दिखता है। अगर ये गोपियाँ कहें श्री कृष्ण जी को लेकर, तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा अर्थ प्राप्त होता है। जैसे कि सागर क्या हो गए? श्री कृष्ण हो गए, कि सागर के समीप होकर भी हम क्या है? तड़प रहे हैं, यानी कि श्री कृष्ण जी के समीप होकर भी हम क्या है? तड़प रहे हैं। हम चाहते हैं उनमें समाहित हो जाना, यानी कि सागर में चले जाना, उस जल को पीना चाहते हैं। तो वही है ठीक कि श्री कृष्ण जी के प्रेम पाश में वो खुद बंधना चाहती हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया। इस सेंटेंस का अर्थ है, तो हमें इसके अर्थ से व्यंजना प्राप्त करनी है। अब एक और एग्जाम्पल है, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भोनी हंसे देन कहीं नट जाए। यानी कि ये जो दोहा है बिहारी जी का दोहा है, बहुत सुंदर दोहा है। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी कि श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में कहा गया है यहाँ पे कि श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी है मुरली, वो लुका ली है किसने? राधा जी ने। और सो करे भोनी हंसे, यानी कि वो हंस रही है, अपनी भावों से हंस रही है, उसे चिढ़ा, यानी कि श्री कृष्ण जी को चिढ़ा रही है। और जब श्री कृष्ण जी मांगते हैं कि मेरे को दे दो वापस, तो राधा जी वापस नट जाती है, यानी कि साफ साफ मना कर देती है। तो यहाँ पर हमें अर्थ से व्यंजना प्राप्त हो रही है। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे व्यंग किया गया है, तो हमें अर्थ से व्यंजना प्राप्त होती है, जहाँ पे अर्थ से हमें मूल अर्थ ज्ञात हो। क्योंकि इसके सेंटेंस जो है, इसको अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें इसका नहीं प्राप्त होएगा कि आखिर ये क्या करे। लेकिन जब हम इसके अर्थ के अंदर जाएंगे तो तब हमें हमारा मुख्य अर्थ प्राप्त होता है। अब आर्थी व्यंजना के अंदर कई सारे भेद हैं, पूरे 10 भेद माने गए हैं। तो चलिए वो भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं।
सबसे पहला है वकृत वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना, दूसरा है बोधव्य वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना, तीसरा है काकू वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना, चौथा है अन्य सनिधि वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना, पांचवा है वाच्य वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना, छठा है देश वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना, सातवां है प्रस्ताव वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना, आठवां है काल वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना तथा नौवां है चेष्टा वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना और 10वां है वाक्य वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना। इनके जितने भी हमने अभी 10 भेद इसके पढ़े, इसमें क्या करना है, हमें इसके शब्द के अनुसार हमें समझना है। बहुत इसकी सिंपल से परिभाषा डेफिनेशन है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा, याद ये आपको अपने आप ही हो जाएगी। जैसे कि पहला है वकृति वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना। इसमें क्या है कि वक्ता की विशिष्टता के कारण व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो, वहाँ वकृति वैशिष्ट्य मानी जाती है। कि यहाँ पे क्या है, वक्ता की विशिष्टता, यानी कि जो कहा जा रहा है उसमें हमें अपना मुख्य अर्थ प्राप्त करना। जैसे पानी में मीन प्यासी, यानी कि पानी के अंदर मछली रह रही है और वो क्या है, प्यासी है, तो हमें अर्थ ज्ञात करना है। लेकिन जो शब्द कहा जा रहा है वक्ता के द्वारा, वक्ता ने बहुत ही एक विशिष्ट शब्द का विशिष्टता के कारण के साथ यहाँ पे शब्द रखा है। फिर अगला है बोधव्य वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना, जहाँ श्रोता की विशिष्टता से व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है। पहला था वक्ता की विशिष्टता के कारण, अब यहाँ पे क्या है, श्रोता यानी कि जो सुन रहा है उसकी विशिष्टता से व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, जैसे कि बोधव्य वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना कहलाती है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल है, नंद ब्रज लीजो ठोकी बजाए, देहु विदा मिली जाही मधुपुरी, जय गोकुल के राय। यानी कि यहाँ पे क्या है, नंद ब्रज लीजे ठेको बजाए, ठोकी बजाए, यानी कि नंद यानी कि श्री कृष्ण जी ब्रज से बाहर गए हैं, तो वहाँ पे देहु विदा यानी कि सबको उनसे विदाई देने आए हैं, मिली जाही मधुपुर, अब वो मधुपुरी जा रहे हैं तो उनसे मिलने भी जाएंगे, तो वहाँ पे गोकुल के जो निवासी हैं यानी कि वो वहाँ पे कैसे रह रहे, राय की तरह, राय यानी कि सेठ महाजनों की तरह। फिर अगला एग्जाम्पल है, खो के आत्म गौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरो इसे जीने से। तो यहाँ पे क्या है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं बोधव्य, जहाँ पे श्रोता की विशिष्टता से हमें व्यंग्यार्थ की प्राप्ति करनी है। तो यहाँ पे हमें श्रोता कैसे देखने को मिलता है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे सारे के सारे शब्द क्या है, कहे जा रहे हैं, कि मानो हम सुन रहे हैं, हम श्रोता है तो हम अपने वैशिष्ट की ओर जाएंगे। जैसे कि नंद ब्रज लीजो ठोकी बजाए, नंद से ब्रज की ओर ठोकी बजाए, देहु विदा करने, मिली जाही मधुपुरी जह गोकुल के राय, जहाँ पे गोकुल के राय रहते हैं। तो यहाँ पे किसी से ये सेंटेंस कहा जा रहा है कि अब हम जाएंगे वहाँ पर, कहाँ पे, मधुपुरी, जहाँ पे गोकुल के राय रहते हैं। और अगला सेंटेंस ये भी किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, हमारे वाक्य के अंदर ही उस व्यक्ति को कहा जा रहा है जो सुनेगा और उसके अंदर आत्मगौरव जागृत होगा। खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, यानी कि जो अपना आत्मगौरव खो देते हैं वो स्वतंत्रता से जीते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी क्या है, मृत्यु है, सुखदायक है वीरो इस जीने से। यानी कि आत्मगौरव खो के स्वतंत्रता से जीना वो कोई जीवन नहीं है, इससे अच्छा है कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें। फिर ये हमारा हो गया कौन सा, बोधव्य, जिसमें श्रोता की विशेषता द्वारा हमें व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है। अब काकू, जहाँ काकू अर्थ यानी कि कंठ की भिन्न ध्वनि के कारण व्यंग्यार्थ प्राप्त हो, वहाँ काकू वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना कहलाता है। जैसे कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोहके भोगू। तो यहाँ काकू यानी कि कंठ की भिन्न ध्वनि से के कारण व्यंग्यार्थ में कुछ डिफरेंस पैदा होती है, तो वहाँ पे हम काकू वैशिष्ट्य कहते हैं। तो यहाँ पे श्री राम जी और सीता जी के बारे में कहा गया है कि मैं सुकुमारी हूँ,
यानी कि सीता जी कह रही कि मैं सुकुमारी हूँ, नाथ बन जोगू, नाथ यानी कि श्री राम जी, और मेरे जो स्वामी हैं वो जोगी बन जाए। तुम ही उचित तप हो मौके भोगू, और तुम्हारा ये जो उचित तप है ये मैं भी भोगूंगी। तो यहाँ पे काकू है, चूँकि इसका जो सेंटेंस है नीचे वाला, तुम ही उचित तप मोकहु भोगू, यानी कि जो नीचे वाला सेंटेंस है उसमें काकू आर्थी व्यंजना हमें देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है, सीता जी ने कहा है कि तुमने उचित तप किया और तुम जो योगी बन जाओगे, यानी कि योग साधना में घुस जाओगे, तो मैं क्या यहाँ पे राजसुख भोगूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ यानी कि श्री राम जी के साथ वहाँ पे जाना चाहती हूँ। तो अगर हम ये सेंटेंस पढ़ते तो हमें मूल अर्थ ज्ञात नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम शब्द को बदल दें, यानी कि तुम ही उचित तप, अगर यहाँ पे हम कह दें कि अगर हम दोनों साथ में मिलकर तप करेंगे, मैं भी तुम्हारे ही साथ चलूँगी, तो यहाँ पे हमें मूल अर्थ की प्राप्ति होती है। चलिए अगला है 4th, अन्य सनिधि। अन्य सनिधि जहाँ वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य की उपस्थिति के कारण, वक्ता भी है श्रोता भी है और कोई अन्य व्यक्ति आ जाए, उसके कारण व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, वहाँ अन्य सनिधि वैशिष्ट माना जाता है। जैसे कि 2 पर्सन है, ठीक है, और बीच में 3rd पर्सन आ जाए, तो वहाँ पर अन्य सनिधि। जैसे कि रोज करहु गृह काज दिन बीतत यही मांझ, ईठी लहो फल एक फल नहीं, ईठी लहो फल एक पल, नीठी निहारे साज। तो इसका अर्थ क्या है कि मांझ सांझ, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। रोज करो गृह काज, यानी कि रोज़ मैं घर का काम करती हूँ, बीती यही मांझ यानी कि पूरा समय यही बीत जाता है। मांझ यानी कि यहाँ पे माँ से भी है कि ऐसे ही मेरा पूरा समय इस काम को करते करते निकल जाता है। इठी लहो फल एक पल, अब मेरे को फल स्वरूप एक ही पल मिलता है। नीठी निहारे सांझ, वो भी सांझ के समय। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरा हमने सेंटेंस समझ लिया कि पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ, यही मेरी बात है मेरी माँ। लेकिन जब मेरे को एक पल सुख शांति का मिलता है सांझ के समय, तो वो समय भी मेरे को नसीब नहीं होता है। तो नायिका जो है अपने प्रेमी को याद करके अपनी सास से कहती है कि पूरा दिन मैं घर का कार्य करती रहती हूँ और संध्या के समय मेरे को थोड़ा सा अवकाश प्राप्त होता है, तो उस समय भी मेरे प्रियतम यानी कि जो मेरा पति है वो मुझसे मिलने नहीं आता है। तो यहाँ पे व्यंग्यार्थ है कि सांझ के समय आकर मुझसे मिलो, यानी कि नायिका से आके मिले। चलिए अब हम पढ़ेंगे 5वां, वाच्य। जहाँ किसी वाच्य अथवा वक्तव्य से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, वहाँ वाच्य वैशिष्ट आर्थी व्यंजना होती है। चाहे वाच्य और वक्तव्य यानी कि जो कहा जा रहा है उसमें किसी व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, जैसे कि अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कंचों के चिकन किचने, काले व्याल के चुली, कांस सिवार, गूंजत है सबके दिन चार, सभी फिरे हाहाकार। तो ये जो पंक्ति है इसमें जो कहा जा रहा है उसमें क्या है, एक तरह से वैशिष्ट है। यहाँ पे वक्तव्य में कुछ हेर फेर है जो संसार की वास्तविकता को दर्शाता है। जैसे कि अखिल यौवन के रंग उभार, यानी कि ये जो अखिल यौवन है इसके जरा रंग को जरा हटा के जरा देखो कि यहाँ पे क्या है। इस संसार में सिर्फ हड्डियों के हिलते हुए नरकंकाल लोग हैं। कीचो चिकने काले व्याल के चुनी का सिवार, यानी कि यहाँ पे बहुत ही विभत्स रूप दिखाया गया है कि काले व्याल, काले काले सांप, केचुली, कांस, सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो सांप हो, केचुली हो, कांस हो, सिवार हो, सबके यहाँ पे सिर्फ 4 ही दिन है और सभी जो है फिर भी हाहाकार करते कि अब हम मरेंगे मरेंगे मरेंगे। तो यहाँ पे संसार के उस रूप को बताया गया है जो व्यक्ति जो है उससे हमेशा दूर रहता है। तो यहाँ पे वक्तव्य, जो यहाँ पे वक्तव्य रखा गया है, इससे व्यंग्यार्थ की हमें प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हेरफेर नहीं है इस पूरे शब्द से। ना ही ये किसी को सुनाया जा रहा है, ना ही किसी को बताया जा रहा है, ना ही इसमें उपमेय है, ना ही उपमान है। यहाँ पे एक कहा गया कथन है, वक्तव्य किसी का, और उससे हमें व्यंग यानी कि कटाक्ष हमें यहाँ पे महसूस हो रहा है।
चलिए अब अगला हैगा देश। देश यानी कि किसी जगह का, जहाँ देश अथवा स्थान की विशेषता, ठीक है, किसी देश अथवा किसी स्थान की विशेषता व्यंग्यार्थ ध्वनित होती है, मीन्स व्यंग के रूप में ध्वनित होते हैं किसी देश और स्थान का। जैसे कि वृंदावन मोको अति भावत, सुनहु सखा तुम सुबल, श्री दामा ब्रजते बन गौचारण आवत, धेनु सुर तरु सुख जीतने, रमा सहित बैकुंठ बुलावत, इहि वृंदावन इहि जमुना तट, ये सुर भी अति सुखद चरावत। मतलब कि यहाँ पे स्थान यानी कि वृंदावन की तुलना की जा रही है अति सुंदर सुंदर स्थानों से। जैसे कि सुनहु सखा यानी कि सुनो सखा, तुम सुबल हो, श्री दामा यानी कि अपने भाई से कह रहे हैं कि ब्रज ते बन गोचारण आवत, यानी कि ब्रज में जहाँ पे गाय को चराने आते हैं वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कामधेनु के जैसे सारे के सारे सुख मिल गए हैं। रमा सहित बैकुंठ भुलावत, रमा जो उनकी प्रियतमा है, पत्नी है लक्ष्मी जी, उनके साथ वो बैकुंठ को भी भुला देंगे। इतना सुंदर उनका स्थान है, वृंदावन है। यही वृंदावन यानी कि यही जो वृंदावन है, यहाँ पे जमुना तट कैसा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, अति सुखद चरावत, जो यहाँ पे श्री कृष्ण जी को सारे के सारे सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है, ऐसा हमें पढ़ के महसूस होता है। वृंदावन का सुखद स्थान व्यंजित करता है कि श्री कृष्ण यहाँ हर प्रकार के सुख और आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी देश अथवा स्थान की विशेषता को बताया गया है। हमारा 6th भी कंप्लीट हो गया। अब हम जल्दी 7th की ओर चलते हैं। 7th है प्रस्ताव। प्रस्ताव, जहाँ प्रस्ताव अथवा प्रकरण की विशेषता से व्यंग्यार्थ की उत्पत्ति हो वहाँ प्रस्ताव वैशिष्ट कहलाता है। जैसे कि स्वयं सुसज्जित करके ही क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमी भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये मैथिली शरण गुप्त जी की लाइनें हैं यशोधरा से। चलिए अब हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा गया है कि काश क्यों मुझसे कह के जाते, प्रस्ताव है, तो उसके द्वारा हमें व्यंग्यार्थ यानी कि कटाक्ष की यहाँ पे महसूस हो रही। जैसे कि हम ही खुद उन्हें सजा कर उन्हें रण में क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में भेज देते हैं। अपने प्रियतम को जो कि हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं उन्हें हम युद्ध क्षेत्र में भेज देते हैं। हमें भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। किससे भेज देती है, छात्र धर्म, क्योंकि क्षत्रिय लोग हैं, युद्ध नहीं करेंगे तो हमारी पूरी प्रजा क्या कहेगी। तो उस छात्र धर्म के नाते हम अपने प्राणों से प्रिय अपने पति को उस रण क्षेत्र में भेज देती हैं। तो यहाँ पे फिर एंडिंग में नायिका जो है वो एक प्रस्ताव रखती है कि काश क्यों मुझसे कह के जाते, क्योंकि उनके पति जो है उन्हें छोड़ के चले गए हैं। ये मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है। अभी लास्ट सेमेस्टर में ही हमने यशोधरा जी की ये कविता पढ़ी थी, आशा करते हैं आप सबको याद होगी। तो यहाँ पे क्या है, प्रस्ताव रखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा हमें देखने को मिलता है, प्रस्ताव वैशिष्ट आर्थी व्यंजना। चलिए अब 8वां है काल, यानी कि टाइम के बारे में बताया गया। जहाँ समय अथवा काल की विशिष्टता के कारण व्यंग्यार्थ का बोध हो वहाँ काल वैशिष्ट कहा जाता है। जैसे कि कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। यानी कि यहाँ पे क्या है, समय टाइम को बताया गया है। कहाँ जाएंगे यानी कि हमें यहाँ पे कहीं पे भी समय नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये हमें महसूस हो रहा है इस वाक्य को पढ़ने पे कि ये समय के माध्यम से बात की जा रही है कि कहाँ जाएंगे प्राणों को लेकर इतना ताप। यानी कि आपके जो प्राण है, इतना ये जो सुंदर यौवन है, इस आपके अंदर जो इतनी बुद्धिमत्ता है, ताप है, उसके अंदर की जो योग्यता है वो आप लेके कहाँ जाएंगे। प्रिय के फिरने पर यानी कि अपने प्रियतम के फिर जाने पर इन्हें फिरना होगा आप, तो ये भी अपने आप ही फिर जाएंगे। यानी कि जो अभिलाषा, जो वेदना अधिकार व्यंग है वह काल वैशिष्ट के कारण उत्पन्न है। यानी कि यहाँ पे अभिलाषा भी है और वेदना भी की जा रही है, तो वो क्या है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है कि समय को व्यंग के रूप में रखकर यहाँ पे किया जा रहा है। अब अगला है चेष्टा। जहाँ चेष्टा अर्थात इंगित हाव भाव आदि द्वारा व्यंग्यार्थ बोध होता है, यानी कि हाव भाव के द्वारा व्यंग किया जा रहा है, वहाँ पे चेष्टा वैशिष्ट आर्थी व्यंजना आता है। जैसे कि कंटत काड़त लाल के चंचल चाह निबाही, चरण खेची लीने तिये हंसी झूठी करी आही।
तो यहाँ पे जो है चेष्टा के ऊपर बताया गया है कि चंचल झूठी करी आही, कुछ ऐसे ही चंचल सा ही है। जैसे कि इसका अर्थ है हंसकर संकेत कर और हाव भाव से नायिका का किल किंचित व्यंग है। यहाँ सखी के हंसने की चेष्टा से राम के प्रति सीता के हृदय में वर्तमान दर्शन उत्सुकता का व्यंग किया गया है। तो यहाँ पे सीता जी और श्री राम जी के बारे में कहा गया है कि उनके रूप सौंदर्य से, राम जी के रूप सौंदर्य को देखकर सीता जी की जो सखी है वो हंस देती है, और फिर उस हंसी के कारण सीता जी के मन में श्री राम जी के प्रति जो उनके दर्शन की जो अभिलाषा होती है वो और ज़्यादा जागृत हो जाती है, और ज़्यादा प्रबल हो जाती है। चलिए अब अगला वाक्य पढ़ते हैं। अब यह है अगला जो 10वां, इसका अंतिम और आखिरी है वाक्य वैशिष्ट्य अर्थी व्यंजना। जहाँ संपूर्ण वाक्य की विशिष्टता से व्यंग्यार्थ प्राप्त हो। संपूर्ण वाक्य यानी कि जो पूरा का पूरा वाक्य है उसकी विशेषता से, यानी कि उसकी जो विशेषता है, स्पेशलिटी है, उससे हमें व्यंग्यार्थ प्राप्त हो जाए, वही हैगा वाक्य वैशिष्ट अर्थी व्यंजना। एग्जाम्पल है, जेहि विधि होहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न अन्न कुछु वचन न वृथ हमार। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि नारद जी जो है विष्णु जी के, नारायण जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु आप जो है मेरी विनती सुनिए और मेरे को अपना तेजस्वी रूप दे दीजिए ताकि मैं विवाह कर सकूं। तो नारायण जी कहते हैं सो हम करब ना आन कछु, तो हम जो है तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन दे सकता हूँ कि जो तुम्हारे हित में होगा मैं वो करूँगा। तो यहाँ पर इस पूरे वाक्य की विशेषता ये है कि नारायण जी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे हित के कार्य हेतु तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन नारद जी यहाँ पे ऐसा महसूस करते हैं कि शायद से नारायण जी उन्हें अपना वो विशिष्ट सौंदर्य वाला रूप जो होंगे देंगे। लेकिन यहाँ पे मुख्य अर्थ ये है कि नारद जी सीधा सीधा मना कर देते हैं कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि नारायण जी का वो इतना सुंदर मोहित रूप है कि उसका इस तरह से प्रयोग करना नारायण जी को भी उचित नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। तो इसमें व्यंग्य है, संपूर्ण वाक्य की विशेषता यहाँ पे व्यंग्यार्थ प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ पे नारद जी को विष्णु जी सीधा सीधा कह देते हैं कि मैं तुम्हें अपना रूप नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं तुम्हारे हित के हेतु ही कार्य करूँगा। तो यहीं पे हमारा ये शब्द शक्ति वाला ख़त्म होता है। मेरा नाम है ज्योति, मेरे चैनल का नाम एक्चुअली आइकन, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो या प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को कि वो भी मेरे वीडियो को देख सके, और उनकी जो क्वेरीज़ हो अगर उन्हें समझने में दिक्कत आ रही हो तो वो मेरी वीडियो को देख कर समझ सके। और आपके इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।